तो चलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्किप मत करिएगा। अगर आप लेक्चर को स्किप करेंगे तो बहुत से ऐसे टर्म्स होंगे या टॉपिक होंगे जो हम कवर कर रहे हैं, वो स्किप हो जाएगा। तो आप प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, हमारे पास बहुत से ऐसे मेथड है जिनकी हेल्प से हम अपने कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना सकते हैं। अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, उनको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकें, तो ऐसे बहुत से मेथड हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, सक्सेसिव रिडक्शन मतलब एक एक करके हमें जो है वो रेजिस्टेंस को सर्किट से रिमूव करते हुए चलना है और सर्किट को हमको क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ सक्सेसिव रिडक्शन मेथड में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे ए और बी के क्रॉस हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी। हमको दिख रहा है यहाँ पे एक सर्किट, थोड़ा सा ही अजीब सा सर्किट है। ये सीरीज है, पैरेलल है, सीरीज पैरेलल। तो हम ये प्रॉपर तरीके से नहीं जज कर पा रहे हैं कि ये सर्किट हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का है या पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो जब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमको बहुत दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में। तो इसके लिए हमें ये जो मेथड है बहुत हेल्प कर सकता है। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं ए और बी के क्रॉस की बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, उसके बाद आगे और भी सर्किट्स में रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। तो मैं अगर इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को कंसीडर करूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो दूसरे रेजिस्टेंस के साथ में कनेक्टेड है, और ये दोनों मिलके ए वाले पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो चुके हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला सर्किट हमको केवल दिख रहा है कैसा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। तो जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 + R2, यानी R और R कितना हो गया, 2R। यानी हम इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अब यहाँ से हटा के इनके प्लेस पे एक नए रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कितना होगा, 2R। यानी मैं बोलूँ इनको मैंने यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे मैंने एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 2R। ठीक है। अब देखो, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस पहले कनेक्टेड थे, तो इनको हमने सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली, कितनी हो गई है, 2R। अब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में हमको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक ये वाला रेजिस्टेंस है और दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस है। दोनों कैसे हैं, तो दोनों के दोनों ही आपस में कनेक्टेड है, यानी दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। तो देखो, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो हम लोगों ने पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर वो सिमिलर होंगे तो हम बोलते थे आर को नंबर से डिवाइड कर दो, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर दें, नंबर से डिवाइड कर दें। तो देखो कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 1 और 2, दोनों की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो हम इनको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट यहाँ पे, तो हम बोलेंगे 2R को डिवाइड कर दिया हमने 2 से, आंसर कितना आ गया, R। तो यानी हमने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकाल ली, कितनी हो गई वो, R। अब देखो, इस पूरे सर्किट को हम रिमूव करके इसके प्लेस पे R रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है कि इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आया है, R आया है। तो हम इसको हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, R। फिर से हमको वही सिमिलर रेजिस्टेंस वाला सर्किट दिख रहा है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे ये और ये मिलके कितने बन जाएंगे, 2R। फिर उसके साथ में ये पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, नंबर्स डिवाइड कर देंगे तो R। फिर ये R और R मिलके कितने हो गए, 2R। और ये फिर इसके साथ में पैरेलल, तो फिर नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट हमको क्या दिखा, ए और बी के क्रॉस इन सभी रेजिस्टेंस को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली कितनी, R। तो ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R। तो बहुत सिंपल है ये, अगर सक्सेसिव रिडक्शन मेथड हम अप्लाई कर पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने जो भी मेथड अप्लाई किया है वो हमको फाइनल रिजल्ट तक लेके ही जाए। हो सकता है कि उसमें हमें और भी कोई मेथड यूज़ करना पड़े। तो अगर हम कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो वो सर्किट को सिंप्लीफाई करने में हमारी हेल्प कर सकता है। हो सकता है कि वो फाइनल रिजल्ट तक पहुँच जाए, हो सकता है कि हमें किसी और मेथड का भी उसमें यूज़ करना पड़े। ठीक है। तो ये पहला मेथड था हमारा सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। अब चलो हम लोग दूसरे मेथड को समझते हैं, जो है क्या है, करंट सिमेट्री।
करंट सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे अगर मान लो मैंने करंट आई इंटर कराया है तो ये करंट दो पार्ट में ब्रेक होगा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सेम है, तो मैं बोलूंगा यहाँ से करंट अगर I1 है तो यहाँ से करंट कितना होगा I2। अब दोनों रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो I1 की वैल्यू भी I/2 के बराबर होगी और I2 की वैल्यू भी कितनी होगी I/2 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमिलर रेजिस्टेंसेज हैं। यहाँ पे देखो अगर हमने सर्किट में करंट I इंटर कराया है तो सर्किट से बाहर करंट कितना आना चाहिए, I ही करंट सर्किट से बाहर भी आना चाहिए। तो अगर सर्किट से बाहर I करंट आ रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस देखो कैसा है, सिमिलर है, इसका मतलब जितना करंट यहाँ से आएगा उतना ही करंट यहाँ से भी आएगा। तो देखो हमको सर्किट में बाहर करंट कितना चाहिए, I चाहिए, इसका मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से करंट कितना आएगा I/2 और इस वाले रेजिस्टेंस से भी करंट कितना आना चाहिए I/2 के बराबर आना चाहिए। तो हम एक चीज यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस में करंट I/2 फ्लो हो रहा है, इसमें और इसमें भी I/2 फ्लो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इस वाले रास्ते से चल के आ रहा हूँ तो करंट यहाँ वाली ब्रांच में I/2 है, यहाँ वाले ब्रांच में भी I/2 है। इसका मतलब यहाँ से करंट डायरेक्ट इधर आ गया, ना इस वाली ब्रांच में गया ना इस वाली ब्रांच में गया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये यहां से अगर मैं रिमूव भी कर दूं तब भी सर्किट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान देंगे हमने क्या किया, सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया, इस वाले पॉइंट को हम पुल करके ऊपर लेके चले जाएंगे जैसा कि हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है। इस वाले पॉइंट को पहले हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था, अब हमने इसको यहाँ से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि करंट सिमेट्री की हेल्प से हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे करंट I/2 है तो यहाँ भी करंट I/2 ही है, यानी इस वाले पॉइंट से इन दोनों ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो ही नहीं कर रहा था। अब देखो हमारी सर्किट थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी। कैसे? ये 2R और ये 2R दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो कितना हो गया 4R। वो 4R इस वाले R के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो सबसे पहले हम CD के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें। तो देखो हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पे, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और अगर दो रेजिस्टेंस केवल पैरेलली कंबाइंड है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, RP का, वो होता था R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इसी को हम लोगों ने अप्लाई कर लिया। एक रेजिस्टेंस 4R और दूसरा R, तो 4R इंटू R डिवाइड बाई 4R प्लस R दैट इज 5R। इसको हमने सॉल्व किया, R से R कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/5R। ये किसके क्रॉस है, CD के क्रॉस। तो सर्किट को हमने सिंप्लीफाई करके एक नई सर्किट बना ली। ये देखो A B R 4/5R, ये भी कितना है R है, ये दोनों R है। तो हमको दिख रहा है ये तो सीरीज है, ये भी सीरीज है, उसके बाद ये आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना बना, R और R कितना हो गया 2R और प्लस 4/5R। इसको हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, आंसर कितना आया 14/5R। अब क्या करेंगे, इस 14/5R को R और R यानी 2R के साथ में पैरेलली सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला फिर वही अप्लाई करेंगे, 14/5R इंटू 2R डिवाइड बाई 14/5R प्लस 2R। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, आंसर कितना आ गया 7/6R। तो ये क्या था हमारा करंट सिमेट्री मेथड, यानी करंट की सिमेट्री की हेल्प से हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर से मैं आपको समझा दूं कि हम जितने भी मेथड पढ़ रहे हैं हो सकता है ये सर्किट को सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंचा दे, या ये भी हो सकता है कि हमें किसी दूसरे मेथड का भी इसमें यूज करना पड़े। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो अगला मेथड पढ़ते हैं हम लोग, वो क्या है, बाय यूजिंग परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि देखो हमको यहाँ पे एक सर्किट दिख रही है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट है जिसके क्रॉस हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलता हूँ चलो ये पॉइंट हमारा A है और ये वाला पॉइंट B है। तो इस AB लाइन के लॉन्ग कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे ये वाली जो लाइन है वो इस वाली AB पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब देखते हैं जरा हम लोग कि इधर जो भी रेजिस्टेंस है क्या वही रेजिस्टेंस इधर भी है। तो यहाँ पे R है तो यहाँ भी कितना है R है। ये अगर 2R है तो ये भी कितना है 2R है। यानी अगर हम यहाँ से सर्किट को उठा के ऐसे फोल्ड करें तो R के ऊपर R ओवरलैप हो रहा है, 2R के ऊपर 2R ओवरलैप हो रहा है, इस वाले स्मॉल r के ऊपर ये वाला स्मॉल r ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस के इधर जो भी रेजिस्टेंस है वही इधर है। तो ऐसे जितनी भी सिमेट्री दिखती है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। अब देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो हम करेंगे क्या, तो जब भी हमको परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रही है तो हम इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस को सर्किट से रिमूव कर देते हैं। तो हमारा सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। कितना हुआ, ये R ये सर्किट से हट चुका है, ये R दोनों कैसे हो गए सीरीज में। तो R और R सीरीज में, ये दोनों R भी सीरीज में, 2R और 2R कैसा हो गया सीरीज में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो देखो मैंने आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताया है कि अगर सिमिलर रेजिस्टेंस होते हैं तो नंबर से डिवाइड कर दिया करो। तो देखो ये आर और ये आर कितने हो गए 2r, ये आर ये भी कितना हो गया 2r। तो 2r और 2r दोनों कैसे हैं पैरेलल हैं, तो पैरेलल को हम क्या करेंगे नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया 2r डिवाइड बाई 2 दैट इज r। 2r और 2r कितना हो गया 4r। फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे जो r नेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू हमारे पास r आई थी, ये क्या बनेगा तो हम बोलेंगे 4r इंटू r डिवाइडेड बाई 4r प्लस r, कितना आएगा ये आ जाएगा 4r डिवाइड बाई 5। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 4r डिवाइड बाई 5। ये क्या है परपेंडिकुलर सिमेट्री। अच्छा परपेंडिकुलर सिमेट्री को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसकी जो हम लोगों ने ये सर्किट बनाई थी इसके प्लेस पे हम एक और सर्किट बना सकते हैं। तो वो सर्किट हम कैसे बनाएंगे तो उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो हमारी पहली वाली जो हमने सॉल्व की थी ये वो वाला तरीका था। हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को एक पॉइंट मान लिया। कैसे थोड़ा समझते हैं। मैं बोलूँ अगर ये वाला पॉइंट अगर मान लो मेरे C है और इस वाले पॉइंट को अगर मैं बोलूँ D है, तो मुझे दिख रहा है कि इस 3R के थ्रू कोई भी करंट पास ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो पोटेंशियल C का होगा वही पोटेंशियल किसका होगा D का होगा। तो C और D का पोटेंशियल क्या हो सकता है इक्वल, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी होगा, लेट इट बी E। तो D और E का जो पोटेंशियल है ये भी आपस में बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ CD और E का पोटेंशियल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है क्योंकि 3R और 4R ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, और किसी भी ब्रांच से अगर करंट पास नहीं होती है तो इसका मतलब कि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 है, क्योंकि अगर पोटेंशियल होगा तो वो कुछ ना कुछ वर्क डन करके चार्ज को मूव करा देगा। तो हम बोलेंगे कि इनके क्रॉस कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, यानी सी डी और ई का पोटेंशियल बराबर हो गया। तो हमने सर्किट ये बनाई थी ये भी करेक्ट है। हम इस तरीके से भी सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो हमको दिख रहा है ये आर और ये आर कैसे हैं पैरेलल है, और ये 2R उनके साथ में पैरेलल है। सिमिलर इधर भी सर्किट बन रहा है। तो आर और आर कैसे हैं सिमिलर है, नंबर से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा r/2। ये कितना है 2R। तो देखो r/2 और 2R कैसे होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनको हम सॉल्व करें कितना आंसर आएगा। तो मैं बोलूं अगर R पैरेलल में केवल इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं तो वो बनेगा R इक्वल्स टू 2R इंटू R डिवाइड बाई 2R प्लस R, जो कि कितना आ जाएगा 2R, सॉरी r/2 था ना यहाँ पे, सिंप्लीफाई किया हम लोगों ने इसको। तो ये बन गया हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद 2R डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो इधर वाला भी सर्किट सिमिलर है तो ये भी कितना होगा 2R डिवाइड बाई 5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना आंसर यही आएगा। तो R नेट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4/5R। तो देखो यहाँ भी कितना आया था 4R/5, यहाँ भी कितना आया 4R/5। तो चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करें चाहे हम इस तरीके से सॉल्व करें दोनों ही करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े हैं। पहला था सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, दूसरा बाय यूजिंग करंट सिमेट्री मेथड, थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है बाय यूजिंग परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है। तो चलो अगला पढ़ते हैं हम लोग बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। तो देखो पहले भी मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई भी मेथड हमें फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा सके। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में तो हम इसके लॉन्ग देख रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में हम इस वाली लाइन के लॉन्ग देखेंगे। तो इस वाले लाइन के लॉन्ग अगर मैं देखूं तो ये आर है और ये आर है, ये 2R और ये 2R है, ये ओवरलैप होकर कितना बन जाएगा R। तो मुझे दिख रहा है कि ये ऊपर वाली सर्किट नीचे वाले सर्किट के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे सिमेट्री को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। तो फिर क्या करेंगे वही सेम चीज, इस वाले पॉइंट को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे उठा के यहाँ पे रखा, देखो ये R और ये R कैसे हो गए पैरेलल, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है R और R पैरेलल। ये दोनों स्मॉल r मतलब ये वाला R और ये वाला R पैरेलल, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 2R आपस में पैरेलल, बीच में हमको 3R और 2R वाली सर्किट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, तो हम बोल सकते हैं इट में सॉल्व बट इट मिनिमाइज द सर्किट, यानी ये सर्किट को सॉल्व कर सकती है लेकिन ये करेगी क्या प्रॉपर्ली सर्किट को मिनिमाइज कर देगी। तो ये हमको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरीके से भी दिख रहा है, तो हम वो बाद में देख लेंगे कि क्या ये प्रॉपर व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। तो अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तब तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर हमको केवीएल और केसीएल की हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या था हमारा बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल सिमेट्री।
ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मली क्वेश्चन में आ जाता है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। यानी हम क्या करते हैं, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा को हम स्टार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, तो मैं सिंप्लीफाई करके आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इसका हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। तो देखो ए बी सी क्या है, ये डेल्टा है, हमको क्या करना है, इसको स्टार में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे ही मैं इसकी बात कर रहा हूं तो हमें एक इक्विवेलेंट एक इस तरीके से डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक, अब देखो ये वाला पॉइंट बी था, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट सी, इसी को उठा के हमने यहाँ पे बाहर बना दिया। इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे हम लिखेंगे, याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो ए से कनेक्टेड कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, तो ए बी ए सी यानी R1 और R3। तो जब हम इस वाली ब्रांच के लिए लिखेंगे तो R1 R3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। तो वही किया हम लोगों ने, R1 R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ बी के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिवाइड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 से। अगर मैं सी के लिए लिखना चाहूँ तो कैसा लिखूंगा, तो बोलूंगा भैया ये दोनों ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, R3 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास कुछ मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ध्यान से समझ लो, स्टार डेल्टा मेथड इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि हमारे पास में व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा होता है और वो सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो उसको हम स्टार डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करके वहाँ पे भी सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अगला मेथड देखते हैं हम लोग। अगला मेथड क्या है, बाय यूजिंग पॉइंट एक्सटेंशन मेथड। पॉइंट एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, देखो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, एक सर्किट हमने कनेक्ट करी है, ए को हमने इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो हमें पता है कि जितने भी पॉइंट वायर से कनेक्टेड होते हैं उनका पोटेंशियल बराबर होता है, क्योंकि वायर के क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कितनी मान रहे हैं, 0। तो हम बोलेंगे भैया इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हो रहा है। तो अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा होगा तो हम बोलेंगे इस पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा। तो इसी तरीके से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि ये भी वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको रीड्रॉ किया, सर्किट को रीड्रॉ कर लिया करो हमेशा। उससे क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें जो हमें नॉर्मली नहीं दिख रही होती हैं वो हमें समझ में आ जाती है सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद। तो देखो जैसे हमने रीड्रॉ किया, रीड्रॉ करने का मतलब क्या है, बस ए सी और बी पॉइंट लिख लो, फिर उनके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको लिख दो वैसे ऐसे ही सिंप्लीफाई करके। तो देखो ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे। ए और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ए और ए मतलब सेम पॉइंट है, ये खत्म हुआ। देखो सी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको, तो सी से बी के बीच में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर लिया। बी और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो देखो बी से हमने ए को कंबाइन किया और एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आगे आओ, ए से सी के बीच में हमको एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हमने ए को सी से कनेक्ट कर दिया, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। सी से बी के बीच में हमको लास्ट में एक और रेजिस्टेंस दिखा, तो हमने एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो अब देखो सर्किट हमारी सिंप्लीफाई होगी। जो हमें इस तरीके से नहीं समझ में आ रही थी कि कैसे सॉल्व करना है, ये हमें अब यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, उसके बाद ये सीरीज में है, उसके बाद ये फाइनली इससे पैरेलल है। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, R/2। इसको सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आई, R/2। कैसे, तो वही नंबर से डिवाइड कर दिया क्योंकि सिमिलर रेजिस्टेंसेज हैं। तो R/2 दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, R। ये R इनके साथ में कैसा है, पैरेलल है, नंबर से डिवाइड कर दें क्योंकि सिमिलर है, तो आंसर कितना हो गया, R/2। तो देखो यहाँ पे हमको सर्किट नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया तो हमें सर्किट अच्छे से समझ में आ गई कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक और मेथड है, ये इम्पॉर्टेंट है अगर हम IJSO की बात करें या फिर हम JEE की बात कर रहे हैं या फिर हम नीट की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। KVPY में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जरा इसको, फॉर इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर का मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन कनेक्ट किया हुआ है और ये कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक गई है। तो देखो हमको एक चीज़ पता है कि अगर हम इनफाइनाइट में से 1 माइनस करें तो वो इनफाइनाइट ही रहेगा।
अगर हम इनफाइनाइट में 1 ऐड करें तो भी वो क्या बना रहेगा, इनफाइनाइट ही बना रहेगा। तो देखो अगर मैं ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू चाह रहा हूँ, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाह रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ से सर्किट को इतना क्लोज भी कर दूँ, तो अब ये वाली सीरीज भी पूरी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसके नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज पूरी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो मैं अगर इतना सर्किट को क्लोज कर लूँ तो भी सर्किट के नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इतना ही एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे और बना के ऐड कर दूं तब भी सर्किट के नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर्किट हमारी पूरी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया कि ये जो पूरा सर्किट हमारा बना है इसका नेट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी है, आर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक नई सर्किट बनाई, इसके इधर वाले जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू हमने मान ली कितनी, आर। तो हम लोगों ने क्या किया, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके एक नई सर्किट बना ली जिसमें हमने इधर की वैल्यू को यानी इसके बाद वाली जितनी भी वैल्यू थी सबको हमने एज्यूम कर लिया कि वही हमारा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है, आर। अब देखो अगर हम बात करें ये दोनों कैसे दिख रहे हैं हमको, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमको पता है कि अगर हम पैरेलल की बात करें, दो रेजिस्टेंस है केवल, तो वो बनता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट क्या बना, R इंटू R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R। ये सर्किट हमारी सॉल्व हुई, एक नेट रेजिस्टेंस मिला R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R। ये इसके साथ में कैसा दिख रहा है हमको सीरीज में, तो प्लस R1, यही हमारा नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसको हम क्या बोल रहे हैं, R, यही तो हमारा नेट रेजिस्टेंस है सर्किट का। फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस R1R माइनस R1R2। देखो ये R में क्वाड्रेटिक है, कैपिटल R में क्वाड्रेटिक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो इसके रूट्स हम निकालना जानते हैं। अगर वो सिंप्लीफाई होकर रूट निकल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हमको श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करना होता है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपको श्रीधराचार्य फार्मूला नहीं याद है तो वो मैं बता दूं क्या होता है। जैसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसमें अगर हमें रूट्स फाइंड करने x के तो मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स p प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब देखो a b और c क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट्री कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू गिवन होगी। x में क्वाड्रेटिक बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे देखो R1 R2 क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें गिवन होगी। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे R1 को कंपेयर किया दोनों को फॉर्मूले को, तो R1 किसके बराबर हो गया, B के, C किसके बराबर हुआ, माइनस R1 R2 के, A R का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, सिंप्लीफाई किया तो R की वैल्यू हमको मिली प्लस R1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा रिजल्ट है। तो ये सब हमारे पास कुछ मेथड थे जिनकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, सर्किट को सिंप्लीफाई करना सीखा है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, आप लोग याद रखो, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में डायरेक्टली हमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत कम टाइम में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें बिना पेन की हेल्प से, मतलब दिमाग में सिंप्लीफाई कर लिया, देखो ये चीज़ें ऐसे। तो इसको अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलो बाकी अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में।